नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों बात करेंगे पर्यावरण प्रैक्टिस सेट नंबर 47 की बात करेंगे। मैं आपके साथ जायसवाल सर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पे स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों बात करेंगे हम इन्वायरमेंट की, बात करेंगे दोस्तों ईवीएस के प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका प्रैक्टिस सेट यह सेट किया गया है, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। हर एक प्रश्न, हर एक कंसेप्ट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का यह प्रैक्टिस सेट रहेगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखिएगा। आई होप आप हर एक प्रैक्टिस सेट को अच्छे तरीके से अटेंड कर पा रहे होंगे, और इसके पिछले प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं तो आई बटन पे आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद देख सकते हैं, लिंक मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। उत्तर भारतीय नातेदारी व्यवस्था किन सिद्धांतों पर आधारित होती है? जो उत्तर भारत की नातेदारी व्यवस्था होती है वह किन सिद्धांतों पर आधारित है? यह परिवार और फैमिली से चैप्टर से लिया गया, पहला ये आपका है सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो उत्तर भारतीय नातेदारी व्यवस्था किन सिद्धांतों पर आधारित होती है? एकल वंशीय व्यवस्था, द्विवंशीय व्यवस्था, द्विएकल वंशीय व्यवस्था या मातृवंशीय व्यवस्था? तो राइट ऑप्शन आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना है। तो उत्तर भारतीय नातेदारी व्यवस्था किन सिद्धांतों पर आधारित होती है? तो वह एकल वंशीय व्यवस्था के सिद्धांतों पर आधारित होती है। दूसरा प्रश्न है, पति पत्नी का प्राथमिक संबंध किस पर आधारित होता है? सामूहिक परिवार से, समाज से, आर्थिक स्थिति से या विवाह से? देखिए दोस्तों, आप सभी लोग ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु हैं। पति पत्नी बात कर रहे हैं, वाइफ हस्बैंड का प्राथमिक संबंध किस पर आधारित होता है? सभी लोग जानते हैं सामूहिक परिवार से तो होता नहीं है, क्योंकि पति पत्नी की बात की जा रही, समाज से भी नहीं होता, ना ही आर्थिक हिस्से से। तो क्या हो जाएगा? विवाह से। पति पत्नी का प्राथमिक संबंध विवाह पर आधारित होता है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। सहयोगी परिवार का एक प्रमुख गुण क्या होगा? जो परिवार सहयोगी होगा उसका एक प्रमुख गुण क्या होगा? पति पत्नी के मध्य असह संबंध का होना, या पति पत्नी के मध्य रक्त संबंध का न होना, या पति पत्नी के साथ मध्य कलह, या उपयुक्त में से कोई नहीं? देखिए, पति पत्नी के साथ जो है संबंध का होना, रक्त का संबंध होना और रक्त का संबंध ना होना। यहाँ पे संबंध लिखा हुआ है, संपन्न यहाँ पे क्या हुआ, मिसप्रिंट हुआ है, तो यहाँ पे संबंध सेम ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए पति पत्नी के मध्य रक्त का संबंध ना होना, यह क्या कहलाएगा? सहयोगी परिवार का एक प्रमुख गुण कहलाएगा। क्योंकि देखिए पति पत्नी का रक्त संबंध, तो रक्त संबंध तो नहीं हो सकता है पति पत्नी में। रक्त संबंध जो आपकी फैमिली होती है, एकल परिवार, संयुक्त परिवार, उसका रक्त संबंध होता है। पति पत्नी तो दूसरे परिवार के होते हैं। ठीक है, तो पति पत्नी के मध्य रक्त संबंध का ना होना यह एक सहयोगी परिवार के एक प्रमुख गुण होगा। ठीक है, लॉजिकल कुछ क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। ठीक है, आपको एक रिमाइंड करके क्वेश्चन को समझ करके आराम से क्वेश्चन देना, कोई जल्दबाजी नहीं करना है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को 1 मिनट टाइम मिलता है, आराम से सोचिए। ये नहीं कि ऑप्शन जो आप पढ़े हों तो वही ऑप्शन आपको कर देना जल्दी। पहले क्वेश्चन पूछे क्या पूछा जा रहा, हो सकता है क्वेश्चन कुछ चेंज कर दिया हो, आपको आंसर दूसरा पता हो। ठीक है, तो क्वेश्चन को अच्छी तरीके से रीड करें। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है कहाँ पर है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक। तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है दोस्तों? तो ये आपके राजस्थान में है। राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो है भारत के राजस्थान राज्य के उदयपुर जिले में स्थित है। यह एक बड़ा उद्यान है और यह उद्यान फतेह सागर झील के नज़दीक स्थित है। ठीक है, तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो यह एक उद्यान फतेह सागर झील के नज़दीक आपका स्थित है। अगला प्रश्न है, लाजवाब प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। इस टाइप का भी प्रश्न पूछा जा सकता है, संभावित प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान में बाघ का मुख्य पशु नहीं है? यानी ये जो 4 आपके राष्ट्रीय उद्यान दिए गए इनमें से मुख्य पशु बाघ में नहीं गिना जाता। देखिए, जिम कॉर्बेट गिना जाता है, दुधवा, रणथंभौर, ये तीनों जो है बाघ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, गिना जाता है बाघ प्रमुखों में। लेकिन जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है ये बाघ प्रमुख में नहीं। ये क्या है दोस्तों? गिर वन्यजीव अभयारण्य भारत की गुजरात राज्य में राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य प्राणी अभयारण्य है, जो एशिया में सिंहों का एकमात्र निवास क्या है? सिंहों का है, यानी शेरों का। तो सिंहों का एकमात्र निवास स्थान होने के कारण जाना जाता है गिर अभयारण्य, जो आपके सभी लोग देख पा रहे हैं वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 1424, और आपके जिसमें ठीक है 258 वर्ग किलोमीटर जो है राष्ट्रीय उद्यान में, और 1153 वर्ग किलोमीटर वन प्राणियों के लिए आरक्षित अभयारण्य विस्तार है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको डिटेल दे दी गई है, और ये दोनों आरक्षित विस्तार गुजरात के जूनागढ़, अमरेली और गिर सोमनाथ जिले के भाग हैं।
अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। हर एक कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक कर दिया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों सभी मित्रों को। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। एनर्जी डाउन नहीं करना क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम का प्रमुख ध्येय क्या है दोस्तों? वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम का प्रमुख ध्येय है वनों की सुरक्षा, वन प्राणियों, पादपों व पक्षियों की सुरक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा या प्रदूषण से जल व वायु की सुरक्षा। तो वन्य जीव की सुरक्षा अधिनियम का प्रमुख ध्येय क्या है दोस्तों? इसका प्रमुख ध्येय है पर्यावरण की सुरक्षा, क्योंकि पर्यावरण में वन भी आ जाते हैं, वन प्राणी पादप पक्षी सब कुछ आ जाता है, ठीक है आपका। तो इसलिए वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम का प्रमुख ध्येय है पर्यावरण की सुरक्षा। अगर पर्यावरण की सुरक्षा होगी तो सारी चीजें, वन्य जीव भी सुरक्षित रहेंगे। पौधे में ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो पौधे होते हैं उसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है जल अवशोषण से, श्वसन से, ठीक है, उत्सर्जन से या आपके प्रकाश संश्लेषण से। तो पौधे में ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है? सभी लोग कमेंट करेंगे, हम उत्पन्न की बात कर रहे हैं। तो पौधे में ऊर्जा उत्पन्न होती है, किससे होती है? सभी लोग कमेंट करेंगे। कोई श्वसन कहेगा, कोई प्रकाश संश्लेषण कहेगा, लेकिन राइट ऑप्शन श्वसन ही होगा, क्योंकि ऊर्जा की बात कर रहे हैं, ठीक है, उत्पन्न की बात कर रहे हैं। ऊर्जा उत्पन्न आपके किससे होती है, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन है, 50-50 है, श्वसन प्रकाश संश्लेषण। देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन आप लोगों का सही आता है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। कृषि उपज पर आधारित उद्योग कौन सा है? सीमेंट उद्योग, धर्म उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, खिलौना उद्योग। देखिए कृषि पर आधारित, देखिए सीमेंट आपका कृषि से नहीं है, धर्म भी आपका कृषि से नहीं है, खिलौना भी कृषि से संबंधित नहीं है। तो सूती वस्त्र उद्योग यह कृषि से संबंधित है, तो कृषि उपज पर आधारित उद्योग आपका सूती वस्त्र उद्योग हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या दिया गया है। चिपको आंदोलन किस वृक्ष से शुरू हुआ था? देखिए चिपको आंदोलन से बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं, 30 से 40 प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, और एक प्रश्न आना भी अनिवार्य है। हर एक टीटी एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे सरल पूछा जाए, कुछ भी पूछा जाए। तो चिपको आंदोलन, चलिए दोस्तों अब इसका आंसर आ चुका है। चिपको आंदोलन किस वृक्ष से शुरू हुआ था? नीम, कीकर, खेजड़ी, बबूल। अब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन में करवा चुका हूँ। देखते हैं कि इसका किसका आंसर सही आता है, ठीक है। चिपको आंदोलन किस वर्ष से शुरू हुआ था? सभी लोगों को कमेंट करना है और कमेंट के माध्यम से इसका आंसर बताना है, ठीक है। चलिए अब हम अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या दिया गया अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। भारत में घास स्थल को क्या कहते हैं? जो भारत में घास स्थल है उसको क्या कहते हैं? स्टेपीज कहते हैं, प्रेरीज कहते हैं, पूजरा कहते हैं, शबाना कहते हैं। तो भारत में जो घास स्थल है उसको क्या कहते हैं? सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताएंगे दोस्तों। भारत में जो घास स्थल है उसको क्या कहते हैं? स्टेपीज, प्रेरीज, पूजरा या शबाना। तो राइट ऑप्शन आपका दोस्तों डी ऑप्शन के साथ जाएगा। भारत में घास स्थल सवाना को, ठीक है, सवाना और सेरिनेगी में हिमालय, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन, कच्छ के लिटिल और ग्रेट रैन और पश्चिमी घाटों के मोटेन वर्षा वनों के संकीर्ण निचले इलाके में शामिल है। और बनी ग्रासलैंड्स रिजर्व ने भारत में चीता के अंतिम शेष निवासों में से एक और एकमात्र पुरुत्पादन स्थल के रूप में पहचाना गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जल प्रदूषण फैलाने वाला मुख्य उद्योग कौन सा है? चमड़ा उद्योग, चीनी उद्योग, उर्वरक या उपयुक्त सभी। तो जल प्रदूषण फैलाने वाला मुख्य उद्योग जो है दोस्तों वह आपका वनली वन फॉर चमड़ा उद्योग भी है, चीनी है, आपका उर्वरक उद्योग भी है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों के हर क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है, हर एक प्रश्न आपके एग्जाम पैटर्न पर है दोस्तों, ठीक है। भोजन में कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत क्या है? सभी लोग बताएंगे। आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, ज्ञानी हैं, सर्वज्ञ है दोस्तों। भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स के प्रमुख स्रोत अनाज है, जड़ है, कंद है, सभी है। तो कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट का प्रमुख स्रोत भोजन में अनाज भी होता है, जड़ हो गया, कंद हो गया, यानी ये सभी हो जाएंगे, उपरोक्त सभी होगा। देखिए कार्बोहाइड्रेट की संरचना में अगर हम प्राकृतिक स्रोत देखा जाए तो अंगूर, शहद, गन्ना, अनाज, दूध, ये कार्बोहाइड्रेट्स प्राकृतिक स्रोत माने जाते हैं। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न कि हरित क्रांति किन राज्यों में प्रभावी रही है? देखिए जो हरित क्रांति है ऐसे कौन से राज्य जिनमें प्रभावी रही है? प्रभावी यानी सबसे ज़्यादा। केरल, तमिलनाडु, मिजोरम, त्रिपुरा, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान व गुजरात। तो हरित क्रांति किन राज्यों में प्रभावी रही है? तो आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। राजस्थान और गुजरात में क्या है? प्रभावी रही है। अब देखते हैं दोस्तों, देखिए भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1966-67 में
प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? जो आपके नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। लेकिन भारत में एम.एस. स्वामीनाथन को इसका जनक माना जाता है। ठीक है, हरित क्रांति के जनक कौन है? तो एम.एस. स्वामीनाथन इसके जनक है हरित क्रांति की। और शुरुआत किसने के प्रारंभ की थी? नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग को कहा, ठीक है, जाता है। किसको? शुरुआत कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किसने की? तो प्रारंभ करने का श्रेय नॉर्मन बोरलॉग को जाता है, जो कि एक नोबेल पुरस्कार विजेता हैं। लेकिन अगर इसके जनक पूछा जाता है तो आपके एम.एस. स्वामीनाथन होंगे। और हरित क्रांति के से अभिप्राय देश के सिंचित एवं असिंचित कृषि क्षेत्रों से अधिक उपज देने वाले संकर तथा बौने बीजों के उपयोग में फसल उत्पादन में वृद्धि करना है। ठीक है, और हरित क्रांति भारतीय कृषि में लागू की गई उस विकास विधि का परिणाम है जो 1960 के दशक में प्रारंभिक कृषि को आधुनिक तकनीक द्वारा प्रतिस्थापित किए जाने के रूप में सामने आई थी। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न कि खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं, उत्पादक करते हैं, उपभोक्ता करते हैं, अपघटन करते हैं, ये सभी। तो खाद्य श्रृंखला सभी के लिए, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटन, ये सभी के लिए खाद्य श्रृंखला, इन्हीं सभी को तो जाना जाता है। तो खाद्य श्रृंखला का निर्माण उत्पादक भी करते हैं। जब उत्पादक होंगे तो उपभोक्ता भी होंगे, जब उपभोक्ता होंगे अपघटन करता भी होगा। तो ये सभी चीजें खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं। उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या दिया गया, ध्यानपूर्वक देखिएगा। भूकंप से मकान की रक्षा के लिए किस इंजीनियर की सलाह लेनी चाहिए? अगर आपको भूकंप से मकान की रक्षा करनी हो, भूकंप है उससे मकान की रक्षा करनी है, तो आप किस इंजीनियर से सलाह लेंगे? स्ट्रक्चर इंजीनियर, ठीक है, आर्किटेक्ट इंजीनियर, वास्तुकार से, या इनमें से कोई नहीं? तो भैया मकान बनाना तो वास्तुकार के पास तो जाएंगे नहीं, ना ही आपके आर्किटेक्ट के पास जाएंगे, हम जाएंगे स्ट्रक्चर इंजीनियर के पास। ठीक है, और इसके लिए सभी लोग जानते हैं मकान के लिए स्ट्रक्चर इंजीनियर की सर्विस लेनी पड़ती है। उदाहरण के लिए जैसे तैयार मकान में कॉलम को किसी जगह से छीलकर सरिये की मोटाई और संख्या का पता लगाया जा सकता है। इसके लिए खास मशीन भी आती है जो एक्सरे की तरह कॉलम को नुकसान पहुंचाए बिना सरिये की स्थिति बता देती है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, निम्न में से आवास के उदाहरण हैं। तो आवास के उदाहरण कच्चा घर है, पक्के घर हैं, झोपड़ियां हैं, या उपयुक्त सभी। देखिए आवास से क्या होता है, आवास का उदाहरण चाहे कच्चा घर हो, चाहे पक्के हो, चाहे झोपड़ियां हो, सभी आवास कहलाते हैं। ठीक है, जैसे आपका पीएम आवास चल रहा है, तो पीएम आवास का मतलब क्या हो? घर उपलब्ध कराना। ठीक है, यहाँ पे पक्का मकान दिया जाता है तो पीएम आवास हो गया। लेकिन आवास का मतलब होता है घर से मतलब होता है। ठीक है, चाहे झोपड़ी बनी हो, चाहे पक्का हो, चाहे कच्चा हो, यानी उपयुक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सभी ऑप्शन आवास के उदाहरण हो जाएंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न, इनमें से गृह स्वच्छता का लाभ क्या होगा? गृह स्वच्छता, अच्छा स्वास्थ्य होना, अच्छी निद्रा आना, अच्छे सामाजिक संबंध होना, या उपयुक्त सभी। तो देखिए गृह स्वच्छता यानी गृह में स्वच्छता का लाभ क्या है? अगर अच्छा स्वास्थ्य रहेगा तो गृह भी स्वच्छता है। आप अगर स्वच्छ हैं, गृह में रहने वाले लोग स्वच्छ हैं, तो भैया गृह भी स्वच्छ होगा। अच्छी नींद है तो आपका गृह स्वच्छता आएगी। अच्छे सामाजिक संबंध है तो भी गृह में स्वच्छता है, घर में खुशहाली रहेगी। स्वच्छता का मतलब ये घर खुशहाल रहना चाहिए। तो ऊपर यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि उचित कथन का हमें चयन करना है कि पर्यावरण की स्वच्छता मानव गतिविधियों पर आश्रित होती है। बिल्कुल सही बात है, पर्यावरण की जो स्वच्छता है जो हमारे और आपकी गतिविधियां होती हैं उन्हीं पर आश्रित होती हैं। मानव ने प्रकृति को अपने अनुरूप ढालने के लिए विवेकहीन प्रयत्न किए हैं। बिल्कुल सही बात है, विवेकहीन प्रयत्न कई बार किए हैं। और मानव द्वारा प्रयुक्त कीटनाशकों से भूमि दूषित हुई है, ये भी सही बात है। यानी ये सभी आपके कथन सत्य दिए गए हैं। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, परिस्थिति विकास में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है? देखिए सतत परिस्थिति विकास, संपूर्ण परिस्थिति विकास, समन्वित परिस्थिति विकास, या आपका संतुलित परिस्थिति विकास। सभी लोग कमेंट करेंगे। बेहतरीन लाजवाब सिलेक्शन वाला प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है, शून्य से शिखर की तैयारी है। हर एक प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट होता है अपने आप में, हर एक क्वेश्चन सिलेक्शन वाला क्वेश्चन होता है। तो परिस्थिति विकास में कौन सा पक्ष शामिल नहीं है? देखिए सतत परिस्थिति विकास आप सुनेंगे, समन्वित और संतुलित, लेकिन संपूर्ण परिस्थिति विकास ये आपका देखिए परिस्थिति विकास के पक्ष में शामिल नहीं होगा। संपूर्णता की जहां पे बात की जाती है तो बी ऑप्शन आपका नहीं होगा, गलत ऑप्शन दिया गया है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, अम्ल सदमा किसे कहते हैं? अम्ल सदमा, देखिए सदमा क्या निकलता है? जब कोई घटना होती है तो सदमा लगता है। ठीक है, ये शब्द समझिएगा, इस शब्द से ही आपको आंसर पता चल जाएगा। तो जल के पीएच मान का ऊंचा उठना, जल के पीएच मान का अत्यधिक गिर जाना,
जल के पीएच मान का स्थिर होना या उपयुक्त सभी। देखिए दोस्तों, अगर जल का पीएच मान अत्यधिक क्या है उठ जाएगा तो वह अम्ल तो कहलाएगा नहीं, वह क्षार में आएगा। ठीक है, पीएच मान अगर 7 से ज़्यादा होता है तो वह क्षार की कैटेगरी में आ जाएगा, तो वह तो अम्ल सदमा नहीं कहलाएगा। यानी कि जल के पीएच मान का अत्यधिक गिर जाए, जब पीएच मान अत्यधिक गिर जाता है तो अम्ल को क्या सदमा लग जाता है। ठीक है, नॉर्मल 7 पीएच आपका जो होता है नॉर्मल कहा जाता है। ठीक है, 7 जो कि उदासीन भी माना जाता है। देखिए, अगर 7 से कम आपका पीएच मान है, अचानक अत्यधिक गिरावट आती है पीएच मान में, तो वह अम्ल का सदमा कहलाता है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। घरेलू ईंधन के जलने से निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित करती है। तो घरेलू ईंधन के जलने से, अगर घरेलू में जो ईंधन जलता है उनमें से कौन सी गैस जो है वायु को प्रदूषित करेगी। CO2 गैस वायु को प्रदूषित करती है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, या सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है SO2, या उपयुक्त सभी। देखिए, घरेलू ईंधन के जलने से आपका CO2 हो चाहे CO हो SO2, ये तीनों गैसें जो है वायु को प्रदूषित करती हैं, यानी उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, पर्यावरण प्रदूषण के कारक कौन है। धुआं हो गया, ध्वनि हो गया, जीवाणु हो गए, उपयुक्त सभी। तो सभी लोग जानते हैं कि पर्यावरण प्रदूषक के कारक पूछा गया है। कारक यानी जिम्मेदार कौन है। तो देखिए, धुआं भी जिम्मेदार है, और ध्वनि से भी पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, जीवाणुओं से भी होता है, यानी ये सभी आपके ऑप्शंस जो है पर्यावरण प्रदूषण के कारक हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों। उम्मीद है आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक जरूर कर दिया होगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे शिक्षक भर्ती TT एग्जाम से रिलेटेड आपका यह परिवार है, आपका अपना परिवार है, आवर फैमिली है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न आ चुका है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। शांत घाटी आंदोलन किससे संबंधित है। कश्मीर की आज़ादी से, उत्तराखंड राज्य से, झारखंड राज्य से, या केरल के पश्चिमी घाट के वनों को बचाने से। तो शांत घाटी आंदोलन दोस्तों किससे संबंधित है। यह केरल के पश्चिमी घाट के वनों को बचाने से संबंधित है। केरल की शांत घाटी 89 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है, जो अपनी घनी जैव विविधता के लिए मशहूर है, और 1980 में यहाँ कुंती पूंछ नदी पर एक परियोजना के अंतर्गत 200 मेगावाट बिजली निर्माण हेतु बांध का प्रस्ताव रखा गया था। कब रखा गया था। कुंती पूंछ नदी पर एक परियोजना के तहत 1980 में रखा गया था। कितने, यह प्रश्न आता है कि शांत घाटी परियोजना में कितने मेगावाट का बिजली निर्माण के लिए कुंती पूंछ नदी परियोजना रखा गया था। 200 वाट का, तो ये आपको याद रखना है, 200 मेगावाट का। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है आपसे कि पर्यावरणीय सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार में निहित शक्तियां हैं। पर्यावरणीय प्रदूषकों के मान सुनिश्चित करना, उद्योगों कारखानों की स्थापना ऐसे क्षेत्रों में सुनिश्चित करें जहां इसके पर्यावरण को खतरा न हो, या राष्ट्रीय स्तर पर कार्य योग्यताओं पर निर्माण करना। तो देखिए, उपयुक्त सभी ऑप्शन जो है पर्यावरण सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार में निहित ये शक्तियां हैं, आपका उपयुक्त सभी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से भौतिक प्रदूषक नहीं है। अब देखिए, भौतिक प्रदूषक नहीं है, धूल हो गया, धुआं, हिंसा, राख, तो इनमें से कौन दोस्तों भौतिक प्रदूषक नहीं है। सभी लोग जानते हैं। देखिए, हिंसा करना भौतिक प्रदूषक नहीं आएगा। धूल, धुआं, राख, ये तीनों चीजें जो हैं आपके किस में आती हैं, भौतिक प्रदूषक में। लेकिन हिंसा करना यह भौतिक में नहीं आता है। ठीक है, ये कहते कैसे आता है, यह मानव निर्मित में आता है दोस्तों। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय प्रदेश की तट रेखा सबसे अधिक लंबी है। गुजरात की, आंध्र प्रदेश की, महाराष्ट्र की, मध्य प्रदेश की। दोस्तों, तट रेखा की बात की जाए तो तट रेखा गुजरात की है, आंध्र प्रदेश की है, महाराष्ट्र की होगी, ठीक है, या मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश तटीय रेखा नहीं है, ठीक है, क्योंकि मध्य प्रदेश किसी भी ना तो समुद्र से मिलती है, ना ही किसी इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, तट से। तो देखिए, यहाँ पे भारत की जो है भारतीय प्रदेश की जो तट रेखा सबसे अधिक लंबी है, सभी लोग जानते हैं। गुजरात यहाँ पे नंबर 1 आता है। गुजरात, दूसरे नंबर में आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र, फिर आपका केरल, गोवा, पश्चिमी बंगाल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। ठीक है, भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला गुजरात है, जिसकी कुल तटीय लंबाई 1214 किलोमीटर है। वाह, क्या लाजवाब है दोस्तों, लाजवाब क्वेश्चन है। हर एक प्रश्न अपने आप में सिलेक्शन वाले हैं। तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आपका अपना परिवार है, अपने परिवार को प्रेम और स्नेह देना। आप लोगों का बहुत ही बहुत सहयोग मिलता है दोस्तों। ठीक है, हम माँ सरस्वती से अभिनंदन प्रार्थना करते हैं सुबह शाम, भैया आपका सिलेक्शन जरूर हो, 101% प्योर एंड श्योर हो, क्योंकि आप लोग ही रियल टीचर हैं, क्योंकि भावी अध्यापक अध्यापिकाएं आप ही, आप लोग
रियल हीरो आप लोग मेहनत करते हैं दोस्तों, और मेहनत का परिणाम जो होता है सभी लोग जानते हैं, ठीक है, पॉजिटिव ही होता है। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपदा का प्रमुख कारण क्या है? तीव्र शहरीकरण, पर्यावरण ह्रास, जागरूकता और सूचना का अभाव, या उपयुक्त सभी। तो आपदा का प्रमुख कारण होता है, देखिए, तीव्र शहरीकरण। अगर ज़्यादातर अत्यधिक शहरीकरण हो वो भी आपदा का प्रमुख कारण है, पर्यावरण का ह्रास होता है वो भी है, और जागरूकता और सूचना का अभाव होता है, इससे भी आपदा का प्रमुख कारण होता है। ये सभी जो ऑप्शन तीनों दिए गए यानी उपरोक्त सभी ऑप्शन आपदा के प्रमुख कारण होंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न। पर्यावरण अधिनियम कब पारित हुआ था? 1989 में, 81 में, 86 में, 85 में। तो पर्यावरण अधिनियम कब पारित हुआ था दोस्तों? तो यह 1986 में पारित हुआ था। 1986 में पर्यावरण अधिनियम पारित किया गया था, और धारा 6 के अधिनियम जो है ध्वनि प्रदूषकों के सहित वायु तथा जल प्रदूषकों की अधिकता को रोकने के लिए कानून बनाने का प्रावधान है, और इसका प्रयोग करते हुए ध्वनि प्रदूषण यानी कि विनियम एवं नियंत्रण अधिनियम 2000 भी पारित किया गया है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, दो प्रश्न और है, ध्यानपूर्वक देखते हैं। पर्यावरणीय सुरक्षा हेतु उत्तरदायी अंतर्राष्ट्रीय समझौता या सम्मेलन कौन सा है? ठीक है, CITES है, CBD है, दोनों है या उपयुक्त सभी। अब देखिए, दोनों करेंगे या उपयुक्त सभी करेंगे, ये आपके माइंड का गेम यहाँ पे दे दिया गया। अब आपका माइंड का गेम है, ठीक है। तो ये तो तीसरा ऑप्शन तो कोई ऐसा नहीं है, तो देखिए राइट ऑप्शन आपका तीसरा ही होगा। यहाँ पे उपयुक्त सभी करके मत चली आइएगा, ठीक है। बहुत सारे गलती कर देते हैं, तो ध्यान पूरा करिए क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन है, ठीक है। आपके सपनों की बात की जा रही है, तो हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझने की जरूरत होती है। तो पर्यावरण सुरक्षा हेतु उत्तरदायी अंतर्राष्ट्रीय समझौता या सम्मेलन CITES CBD दोनों है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। सामाजिक विज्ञान की विशेषता क्या है दोस्तों? सोशल साइंस की विशेषता क्या है? सामाजिक विज्ञान में मनुष्य के बहुआयामी क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। मनुष्य का अध्ययन समाज की एक इकाई के रूप में किया जाता है। सामाजिक विज्ञान में मनुष्यों के सामाजिक तत्वों का अध्ययन है। यह आपके उपयुक्त सभी। तो सामाजिक विज्ञान की विशेषता ये तीनों हैं, जिसमें सामाजिक विज्ञान में मनुष्य के बहुआयामी क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। मनुष्य का अध्ययन समाज की एक इकाई के रूप में किया जाता है। सामाजिक विज्ञान में मनुष्यों के सामाजिक तत्वों का अध्ययन किया जाता है। उपरोक्त सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा? आपके अपने एग्जाम का प्रैक्टिस सेट, आपके अपने सिलेबस का प्रैक्टिस सेट, ठीक है। इसी से रिलेटेड प्रश्न आएंगे, संभावित प्रश्न है, ये एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है। तो केवल कुछ नहीं चाहिए भैया, हमें आपका सिलेक्शन चाहिए। सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 101% सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो हमेशा दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, लाजवाब रहे। तैयारी जारी रखें क्योंकि यहाँ पर दोस्तों सिलेक्शन सर्वोपरि है। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास पर। धन्यवाद सभी का।